बोलो। सर लगता है किसी ग्रुप में लिंक नहीं गया, अभी 100 स्टूडेंट्स भी नहीं है। तुम हो ना, तुम पढ़ाई करो, सब ग्रुप्स में गया लिंक। ओके। ठीक है। हाँ सर। So let's start with Troughton's rule. This is a observational fact, मतलब कॉमन ऑब्जर्वेशन है। Write down. It states that so if there is a organic liquid without intermolecular hydrogen bonding, okay, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसमें, then delta S vaporization, change in entropy of vaporization is 10.5 R. नोट करो। हो गया नोट? Next we can discuss isothermal mixing of gases. So let's say we have two gases, one gas in this container and 1 mole at some pressure P and T, and another gas in this mole and 2 moles at some pressure P and T. Okay. And now if I connect these two vessels, these gases will mix with each other, correct? Let's find the entropy and enthalpy changes for this mixing process. तो इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? N1RT/P। इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? N2RT/P, करेक्ट? So now
what will be entropy change in mixing process? भाई गैसेस का सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है। एंट्रोपी चेंज का क्या एक्सप्रेशन था? एन सी वी एल एन टी एफ बाई टी आई प्लस एन आर एल एन वी एफ बाई वी आई। तो एन सी वी एल एन टी एफ बाई टी आई वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिर्फ एन आर एल एन वी एफ बाई वी आई आएगी, तो उससे एंट्रोपी चेंज कितना आएगा? फर्स्ट गैस का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? N1 R ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, और सेकेंड गैस का N2 R ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें, V1 और V2 का एक्सप्रेशन अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा? ये N1 R ln N1 plus N2 अपॉन N1 प्लस N2 R ln N1 प्लस N2 अपॉन N2। करेक्ट? तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज करके डेल्टा एस मिक्सिंग कैसे लिख सकते हैं? अगर बहुत सारी गैसेस भी मिक्स की होती तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस मिक्स। इसको जनरलाइज करके समेशन ऑफ NIR ln 1 by Xi, where Ni is moles of ith gas and Xi is mole fraction of ith gas. ओके, नोट करो इसको। डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहे हैं, तो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी जीरो। एंड सो डेल्टा जी मिक्स क्या होगा? माइनस टी डेल्टा एस मिक्स। नोट कर लो। तो वो दोनों कंटेनर्स के वॉल्यूम में डिनोमिनेटर में प्रेशर सेम कैसे रहा? सेम प्रेशर पे ही लिया था ना दोनों गैसेस। ओके, मतलब प्रेशर सेम ही रखा था। हाँ, हाँ। ओके। So next, let's note down third law of thermodynamics. इसमें लिखो
चलो नोट करो पहले इसको, फिर समझते हैं। ओके, तो समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। देखो, we know that what is entropy. Entropy was measure of randomness, correct? Entropy was measure of randomness. अब एक सिस्टम में रैंडमनेस आती कहाँ से है? What are the causes of randomness in any system? There are two causes of randomness. एक तो मॉलिक्यूल्स के मोशन से आती है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा कॉज क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। So these are the two reasons of randomness in any system. अब अगर मैं 0 केल्विन पे आ जाऊं, 0 केल्विन पे एट 0 केल्विन सारा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। एट 0 केल्विन क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, कोई भी मॉलिक्यूल कुछ मूव नहीं करता है। तो उससे क्या होगा? नो मोशनल रैंडमनेस। मोशनल रैंडमनेस तो अब बची नहीं। मूवमेंट की वजह से अब कोई रैंडमनेस नहीं बची, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, करेक्ट? और अब अगर क्रिस्टल परफेक्ट है, इफ आई हैव अ परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल का क्या मतलब? कि पूरे क्रिस्टल में एक यूनिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, यूनिक अरेंजमेंट throughout the crystal. पूरे क्रिस्टल में एक यूनिक अरेंजमेंट है। उसका मतलब
no randomness in arrangement. तो 0 केल्विन पे अगर परफेक्ट क्रिस्टल है तो ना तो मोशन से कोई रैंडमनेस आ रही है ना पोजीशन से कोई रैंडमनेस आ रही है. So there will be no randomness in a perfect crystal at 0 Kelvin. So entropy, which is a measure of randomness, will be 0 at 0 Kelvin for a perfect crystal. लेकिन अगर क्रिस्टल परफेक्ट नहीं है, करेक्ट, इम्परफेक्ट क्रिस्टल है, मतलब उसके एक से ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं 0 केल्विन पे. Several arrangements possible. मतलब there will be some randomness in arrangement. So it means इसकी एंट्रोपी 0 नहीं होगी, या बेसिकली आई कैन से एंट्रोपी विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, चलो इतना नोट करो. So, आपने ये एंट्रोपीज ग्रेटर देन 0 इसलिए लिखा क्या कि वो क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है इसीलिए? नहीं, मैंने ये लिखा कि कुछ रैंडमनेस है सिस्टम में. यस सर. कुछ रैंडमनेस है तो उसका मेजर एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा ना. हाँ, ओके. दैट सर. एंड व्हाट मींस हाउ वी क्लासिफाई दिस इनटू परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिस्टल? तो इम्परफेक्ट परफेक्ट क्रिस्टल तुम्हें प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा. अब जैसे ये है NO मॉलिक्यूल, ठीक है, यस. 0 केल्विन में ले आया, ये सॉलिड बन गया. हाँ. अब बन गया तो मतलब NO के एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, करेक्ट. यस. यस. तो एक पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसे लगाओ, NO के सामने NO, और एक पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसा है. हाँ. भाई ये हो सकता है ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज फेसिंग द नाइट्रोजन एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, या यस. ऑक्सीजन इज फेसिंग ऑक्सीजन एंड. तो दो पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए ना इसके. यस.
तो देखो मतलब प्रॉब्लम में हाँ अगर तुम्हें दिया जाए कि भाई इतने पॉसिबल अरेंजमेंट है तो वो ले लेना। अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं बताया जाए उसके बारे में तो अज्यूम कर लेना परफेक्ट क्रिस्टल है। ओके, ओके सर, थैंक यू। तो आगे चलते हैं। लेट्स कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है गैसियस स्टेट में एट सम टेम्परेचर टी केल्विन और हमें इसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी है। ओके, so how we can start? What will be entropy of solid A at 0 Kelvin? भाई अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल हुआ तो 0 होगी, इम्परफेक्ट हुआ तो आर एल एन डब्ल्यू। तो अभी एस आर लिख लेते हैं डिपेंडिंग प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वी कैन फाइंड इट। फिर अगर इस सॉलिड को मैंने 0 केल्विन से इसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया तो हाउ विल आई गिव एंट्रोपी चेंज? एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट माइनस एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड एट 0 केल्विन क्या होगा? ये तो हीटिंग ऑफ सॉलिड है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज हम लोग कैसे दे सकते हैं? इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, और डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? सी सॉलिड बाय डी टी। तो क्या हो जाएगा ये? सी सॉलिड बाय टी डी टी गोइंग फ्रॉम 0 टू मेल्टिंग पॉइंट। फिर यहाँ पे सॉलिड को हमने हीट किया, सॉलिड मेल्ट होगा। तो व्हाट विल बी एंट्रोपी ऑफ ए लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट माइनस एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड एट मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड को लिक्विड कन्वर्जन कर रहे हैं तो डेल्टा जी तो 0 होगा। तो डेल्टा एस कैन बी रिटेन है डेल्टा एच बाय टी। क्लियर है? फिर लिक्विड को हमने मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? इंटीग्रल melting point to boiling point, C liquid by T dt। अब लिक्विड को हमने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल कर दिया तो एंट्रोपी ऑफ ए गैस एट बॉइलिंग पॉइंट
माइनस एंट्रोपी ऑफ ए लिक्विड एट बॉइलिंग। कितना आ जाएगा ये? डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। फिर गैस को बॉइलिंग पॉइंट से टी केल्विन तक हीट किया, जहां पे हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी। चलो नोट कर लो। तो इन सबको ऐड करके हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी मिल जाएगी। तो इन सारी टर्म्स को ऐड कर ले। तो क्या मिल जाएगा? एंट्रोपी ऑफ ए गैस एट टी केल्विन क्या मिल गया? रेसिडुअल एंट्रोपी प्लस इंटीग्रल 0 टू मेल्टिंग पॉइंट टी सॉलिड बाय टी डी टी प्लस डेल्टा एच फ्यूजन by melting point plus integral melting point to boiling point. T liquid by T dt plus delta H vaporization by boiling point plus integral boiling point T T gas by T dt. ठीक है, नोट कर लो।
देखो अगर ये ग्राफ भी बनाए ना, ई वर्सेस एस ग्राफ किसी सब्सटेंस के लिए, तो कैसा ग्राफ बनेगा? 0 केल्विन पे तो इसकी एंट्रोपी कुछ रेसिडुअल एंट्रोपी, फिर सॉलिड की एंट्रोपी बढ़ेगी, फिर जब मेल्ट होगा सॉलिड तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी बढ़ेगी, फिर लिक्विड की एंट्रोपी बढ़ेगी, फिर जब लिक्विड बॉईल होगा तो ड्रास्टिकली एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि गैस की एंट्रोपी इज मच मोर देन लिक्विड, गैस, करेक्ट? तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? चलो नोट करने के बाद जरा ये प्रॉब्लम करो। तो एडवांस लेवल का 20 और गेट इक्विप्ड का 33, 44, 45, 53, 50। करो एक बार। अरेंजर सर ये ग्राफ एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। भाई 0 केल्विन पे एंट्रोपी कितनी है? रेसिडुअल। हाँ यस सर। तुम सॉलिड को हीट करोगे तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, हाँ सर। फिर जब सॉलिड मेल्ट होगा तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी सॉलिड से। हाँ सर। लिक्विड को हीट करेंगे, बढ़िया। एंट्रोपी बढ़ेगी, हाँ सर। फिर लिक्विड कन्वर्ट हुआ, हाँ सर। सर उसके बाद करते जाओगे तो उसकी हाँ, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। अच्छा ओके सर समझा। थैंक यू सर।
हो गया कंप्लीट? करेंट डिस्कशन की और टाइम चाहिए अभी? फाइव मिनट्स मोर। बोलो अरिंदर। नहीं सर वही बोलना था, और 5 मिनट। ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या डाउट्स है, किस प्रॉब्लम में डाउट है? कोई डाउट नहीं? Anybody having doubt? बोलो। सर 54th क्वेश्चन में 54 क्या गिवन है? 54th में मिक्सिंग वाला है, करेक्ट? यस तो मिक्सिंग का सीधे फॉर्मूला ही लगा लेते हैं इसमें। तो क्या निकालना है? गेट फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग। तो क्या था? डेल्टा जी मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। तो माइनस टी कितना दिया है? 298 और डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पहली गैस के कितने हैं? 4 मोल्स है, 4 R Ln और मोल फ्रैक्शन है 4/5, तो 5/4 प्लस 1 R Ln 1/4, सॉरी 5/1। ठीक है, ओके सर थैंक यू। बोलो आर्यन। क्या? सर एडवांस लेवल का 20। तो उसमें तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना है बस, जो भी हम लोगों ने तो कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है शायद। वो देख लो। देखो पहला हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 200 0.035 टी बाई टी डी टी प्लस 77.5 किलो जूल। तो 7500 बाई 200। फिर लिक्विड का प्लस 0.016 टी बाई टी 200 से 300 dt प्लस 30,000 बाय 300 प्लस 300 to 600 50 बाय टी डी टी। ये इंटीग्रेट करना है, कर लोगे अभी? हाँ सर समझ गया। हाँ समझ। बोलो। सर 44 का पीसी ऑप्शन कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, अब एक बार बताओ। T4 4 नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 400, मतलब 400 केल्विन 1 atm पे डेल्टा जी 0 होगा। ठीक है, हाँ सर। अब ऑप्शन ए तो सही हो गया है। बी, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाँ सर। तो अब अगर 400 केल्विन पे लोगे तो अब तो बॉइलिंग टेम्परेचर 400 से ज्यादा है। हाँ सर। 400 पे बॉइलिंग नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। हाँ यस सर समझा। हम लोग के बाकी अब हाँ यस सर समझा। थैंक यू सर। हो गए डाउट्स कंप्लीट?
चलो तो फिर आगे चलते हैं। On the next chapter, chemical equilibrium. So chemical equilibrium is actually study of reversible reaction. Okay, it is a study of reversible reaction. What are reversible reactions? Which proceed in both directions. So reversible reactions क्या है? Which proceed in both directions. तो सपोज ऐसा एक रिएक्शन लिखता है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B। जब ये रिएक्ट करके C और D बना तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, लेकिन जब C और D रिएक्ट करके A और B बनाए तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो a reversible reaction proceeds in both forward and backward direction. Okay, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में करना क्या है वो समझिए। What we need to do in this chapter. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये रिएक्शन गिवन N2 plus 3H2 going to 2NH3 और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब अगर मैंने इसमें इनिशियली मान लो 10 मोल्स नाइट्रोजन और 30 मोल्स हाइड्रोजन मिलाया तो कितने मोल्स अमोनिया बने? अब हम लोग नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री से ये प्रॉब्लम करते हैं तो हम सिंपली कह देते हैं 20 मोल्स अमोनिया बनेगा। बट वो कैलकुलेशन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? दैट कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट कि दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। करेक्ट? अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता then we can say yes, on mixing 10 mole nitrogen and 30 mole hydrogen we will get 20 mole ammonia. But ये reversible reaction means reaction is proceeding in both directions. तो इस सिचुएशन में फाइनली हमें मोल्स ऑफ अमोनिया डेफिनेटली 20 से कम मिलेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हमें यही करना है। मोल्स तो 20 से कम मिलेंगे लेकिन कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 15, 18। तो कितने फाइनली मोल्स मिलेंगे ये निकालना, ये स्टडी करना, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी stoichiometry of reversible reactions in this chapter. Okay, तो सपोज इसी एग्जाम्पल से देखें, मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर हम ऐसे देखें
नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया वाले एग्जाम्पल। लेट्स से इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में हमने इसके 10 मोल्स रखे, इसके 30, इसके लिए, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम, let's say after 1 hour, I come and observe what are the moles of each thing in the container. I find 7, 21, 6. Then after 7, 21, 6. Then at 2 hours, let's say I come and again observe. I find 5, 15, 10. At t equal to 3, I find 4, 12, 12. At t equal to 4, I find 4, 12, 12. T equal to 5, I find 4, 12, 12 and so on. तो अब क्या हुआ इस रिएक्शन में? एट t equal to 4, t equal to 3 के बाद, so this is what we say reaction has achieved equilibrium. Okay, so t equal to 3 पे क्या हुआ? 3 के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जा रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन से पीछे आ रहा है, and hence we are not able to observe any change, करेक्ट। तो क्या कह सकते हैं इससे? व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? What we can write points about chemical equilibrium. तो at chemical equilibrium क्या होता है? Rate of forward reaction. Rate of forward reaction. Becomes equal to rate of backward reaction. Okay? और क्या होगा? Moles of all reactants and products become constant with respect to time. करेक्ट। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, और क्या कह सकते हैं? मोल्स ही नहीं, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी will become constant
with respect to time. सही है? And another very important point, that chemical equilibrium is a dynamic equilibrium. It is a dynamic equilibrium. It is not a static equilibrium. Reaction रुक नहीं गया है. Reaction is continuously going on. Okay? Clear है इतना? चलो नोट करो उसको जल्दी. बोलो. सर रिएक्शन आपने बोला कि कंटिन्यूअसली गोइंग है, तो उसके मोल्स तो कांस्टेंट हो गए ना, तो कैसे? बेटा देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे. ठीक है? यस सर, यस। अमोनिया के मोल्स बढ़ेंगे, हाँ लेकिन उतने ही अमोनिया के मोल्स बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्ट हो गए, तो उतने मोल्स कम हो गए, तो अमोनिया के मोल्स को कांस्टेंट दिखेंगे ना हमें. मतलब इन दैट वे, ओके ओके, यस बट समझे? तो इसी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, लेकिन हम लोग कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे. हाँ ओके, यस बट सर 1 मिनट लास्ट पेज कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना था. थैंक यू सर. हो गया? नोट कर लिया? चलो, then we'll stop here. Friday को we will proceed further in equilibrium. थर्मो की बुकलेट कंप्लीट करो. ओके, चलो बाय एवरीबॉडी.